हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज रॉय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायो कॉन्सेप्ट में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 के यूनिट 1 का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत सारे लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आने वाले चैप्टर्स में यूज़ होंगे। और ये चैप्टर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें जो आने वाले चैप्टर्स हैं 12th क्लास के, उसे पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि आखिर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते ही क्यों हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन। और इन केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन, जैसे कि डाइजेशन हो गया, जैसे कि सर्कुलेशन हो गया, जैसे कि एक्सक्रीशन हो गया। ठीक है, ये सारे वो एक्टिविटीज हैं हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं, जिन्हें हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इन सभी रिएक्शंस को देखें तो ये सारे के सारे रिएक्शंस हमारे लाइफ को मेंटेन करते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर इसमें से एक भी रिएक्शंस, एक भी प्रोसेस अगर रुक गया तो हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन अगर कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं करता है तो वो मरेगा नहीं। ठीक है, तो आखिर फिर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते क्यों है? ठीक है, तो यही जानना है हमें इस चैप्टर के अंदर कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन किस प्रकार से करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरुआत करें हम लोग अपने चैप्टर की। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं, इस चैप्टर में जानने की कोशिश करते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक स्पेशल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, उसकी स्पीसीज को इस अर्थ के ऊपर कंटिन्यूटी बनाने में हेल्प करता है। अगर वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसकी जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, उसकी जो स्पीसीज है वो विलुप्त हो जाएगी। क्यों विलुप्त हो जाएगी? क्योंकि इस अर्थ के ऊपर जो भी ऑर्गेनिजम्स आया है वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद मर जाएगा, और अगर वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा तो उसकी स्पीसीज को फिर मेंटेन कौन करेगा? ठीक है, तो उसी के लिए हमारी बॉडी के अंदर हमारे पास एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो हम लोग इस प्रोसेस को डिफाइन करते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? इट इज अ स्पेशल biological process in which any living organisms gives or produce young ones that is similar to themselves। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या लिखा रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन? कि ये एक स्पेशल कैसा प्रोसेस है? स्पेशल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके हेल्प से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने जैसा, किसके जैसा? अपने जैसा एक नए यंग वंस को, एक नए चाइल्ड को क्या कर सकता है? प्रोड्यूस कर सकता है। मात्र यही एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिजम्स जो है अपनी कंटिन्यूटी को इस अर्थ के ऊपर बना करके रख सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सभी ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पेन है, जो जीवन काल है, वो फिक्स होता है, और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाती है।
ठीक है स्टूडेंट, तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आया। अब स्टूडेंट्स हम लोग जैसे कि बात कर रहे हैं बार बार इस चैप्टर के अंदर, इस डेफिनेशन के अंदर लाइफ स्पेन, तो आखिर लाइफ स्पेन क्या होता है, हम लोग लाइफ स्पेन पे चर्चा करते हैं पहले, और उसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि लाइफ स्पेन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन, अगर हम लाइफ स्पेन का मतलब समझे तो जैसे कि मैंने अभी बताया, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर जन्म लेता है तो उसकी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसकी डेथ हो जाती है, उसके सेल्स काम करना बंद कर देते हैं, उसके ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, वो बूढ़ा हो जाता है, और बूढ़ा होने के बाद उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अगर हम लाइफ स्पेन को डिफाइन करें तो लाइफ स्पेन का मतलब ही यही है कि अगर एक वर्ड में डिफाइन करें लाइफ स्पेन को, तो हम बोल सकते हैं बर्थ से लेकर, हम बोल सकते हैं बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ, बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ, इसके बीच में जो टाइम पीरियड है, इसके बीच में जो टाइम पीरियड है, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पेन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लाइफ स्पेन means the time period between birth to natural death of an organism is called its life span, and it can be vary from organism to organisms, और ये organism से organisms में क्या करता है, vary करता है। जैसे कि कुछ organisms का लाइफ स्पेन फ्यू मिनट्स होता है, कुछ organisms का लाइफ स्पेन फ्यू ईयर्स होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पेन 100 होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट अमीबा, अगर हम अमीबा के बारे में बात करें तो अमीबा का लाइफ स्पेन कितना होता है, 20 मिनट्स। ठीक है, अगर हम ईस्ट की बात करें तो एवरी ईस्ट सेल डिवाइड इन 19 मिनट्स। अगर हम बात करें एक बटरफ्लाई की तो 2 वीक्स। अगर हम बात करें एक वीट के प्लांट की तो सेवरल मंथ्स, कुछ महीने। अगर हम बात करें ह्यूमंस की तो 60 ईयर्स। अगर हम बात करें टोटोआइस की तो 150 ईयर्स। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी। फॉर एग्जांपल पीपल ट्री, फिकस, लाइफ स्पेन इज अप्रोक्सीमेटली 2000 to 3000 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लाइफ स्पेन क्या है, बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, और ये वेरी करता है ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिजम्स में। जैसे कि हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स की बात भी की, अमीबा, बैक्टीरिया, पीपल ट्री, ह्यूमंस, टोटोआइस, इन सब एग्जांपल्स की भी बात करें। अगर हमें इसे डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे, द टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड between birth to natural death of an organisms। ठीक है, the time period between birth to natural death of an organism is called its life span। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ कि टाइम पीरियड बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लाइफ स्पेन कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो है ना हमें स्टूडेंट्स एक वर्ड को मार्क करना है, वो क्या है, नेचुरल डेथ। यहाँ पर नेचुरल डेथ की बात हो रही है, एक्सीडेंटल डेथ की बात नहीं हो रही है। मतलब बूढ़ा होकर के मरना है ऑर्गेनिजम्स को, एक्सीडेंट से नहीं मरना है, जैसे कि किसी डिजीज से उसकी मौत हो जाए, तो उस चीज पे चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है बर्थ से नेचुरल डेथ, मतलब वो नेचुरल तरीके से मरे, उसकी बात हो रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने लाइफ स्पेन के अंदर अभी चर्चा की है कि जो लाइफ स्पेन है वो वेरी करता है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स। जो लाइफ स्पेन है वो वेरी करता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, डिपेंड ऑन इट्स जेनेटिक मटेरियल। जो लाइफ स्पेन है ऑर्गेनिजम्स का वो डिपेंड करता है उसके जेनेटिक मटेरियल पर। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। पहले इस लाइन को लिख लेते हैं, लाइफ स्पेन can be, life span
इज वेरी बिटवीन organisms to organisms। जो लाइफ स्पैन है वो वेरी करता है organisms to organisms। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, ह्यूमन 60 ईयर्स, अगर हम बात करें टोटोवाइज 150 ईयर्स, अगर हम बात करें एलिफेंट 90 ईयर्स, अगर हम बात करें एक वीट प्लांट फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ। ठीक है, तो इन एग्जांपल से समझा जा सकता है कि जो लाइफ स्पेन है ऑर्गेनिजम्स का वो वेरी करता है, और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पेन है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि ह्यूमन टोटोवाइस से साइज में बड़ा है। ठीक है, जबकि ह्यूमन की लाइफ स्पेन कम है, टोटोवाइस की लाइफ स्पेन क्या है, ज्यादा है। एलिफेंट लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ, अर्थ का सबसे बड़ा मैमल है, इसकी ईयर भी टोटोवाइस से क्या है, कम है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने एक चीज तो आपको बताया कि लाइफ स्पेन जो है जेनेटिक मटेरियल पर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन साथ ही साथ हम लोग ये भी जान लेते हैं जो कि ताकि हमें आगे कंफ्यूजन ना हो कि लाइफ स्पेन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है और लाइफ स्पेन कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहले हम लोग ऐसे फैक्टर्स की चर्चा करेंगे जिस पे लाइफ स्पेन डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो जैसे कि हमें कंफ्यूजन होता शेप को लेकर के, साइज को लेकर के, कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर के। अगर हम लाइफ स्पेन पे इसकी बात करें तो जो ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पेन है वो उसके शेप, साइज और कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कैसे, इसको भी हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेकर के इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम लोग ये लाइन लिख लेते हैं, लाइफ स्पैन ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स, लाइफ स्पैन ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स डू नॉट डिपेंड ऑन इट्स शेप, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, लाइफ स्पैन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट डिपेंड ऑन इट्स शेप, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। मीन्स जो लाइफ स्पैन है ऑर्गेनिजम्स का, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, वो उसके शेप पर, साइज पर, कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब ना उसके आकार पर डिपेंड, ना उसकी आकृति पर डिपेंड करता है, ना उसके आकार पर डिपेंड करता है, और ना ही उसकी जटिलता पर डिपेंड करता है, मतलब उसकी बनावट किस प्रकार से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो दो ऑर्गेनिजम्स लेते हैं, पैरेट और क्रो। साइज ऑफ पैरेट एंड क्रो इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, लगभग बराबर है। पैरेट और क्रो जो है इनका साइज जो है लगभग क्या है, बराबर है। लेकिन अगर हम इनके लाइफ स्पेन की बात करें ना, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन लाइफ स्पेन ऑफ पैरेट एंड क्रो। लाइफ स्पेन ऑफ पैरेट इज अप्रोक्सीमेटली 140 years and lifespan of crow is approximately 15 to 25 years. So students, you can see it, there is a huge difference between this the lifespan of parrot and crow, but the size is approximately equal. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हमें इस बात को क्लियर करवाता है कि जो ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पेन है वो उसके कम से कम साइज पे तो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और अब बात करते हैं, एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं दूसरा, मैंगो ट्री, मैंगो और पीपल, जिसको हम लोग फीकस बोलते हैं, फीकस रिलीजिशिया, फीकस, पीपल ट्री। ठीक है, साइज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल,
इन दोनों का भी साइज लगभग बराबर है। अगर हम मैंगो के लाइफ स्पेन की बात करें तो मैंगो का लाइफ स्पेन है 200 टू 300 ईयर्स, 200 टू 300 ईयर्स। वही अगर हम पीपल के पेड़ की बात करें तो इसका लाइफ स्पेन है अप्रोक्सीमेटली 2500 टू 3000 ईयर्स। So students, here you can also see that the size of mango and people tree is approximately equal, but there is a huge difference between lifespan, approximately 10 times, approximately 10 times लगभग। अगर हम इस एग्जांपल को देख भी लें कि मैंगो का पेड़ पीपल के पेड़ से काफी छोटा होता है, तो हम लोग एक और एग्जांपल को लेकर के समझ सकते हैं। तीसरा एग्जांपल हमारे पास है बनियन ट्री, बनियन और पीपल, बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़, इनका जो साइज है लगभग बराबर है, लगभग क्या है बराबर है। लेकिन अगर हम बनियन के लाइफ स्पेन की बात करें तो 250 टू 300 ईयर्स, ठीक है। और वही अगर हम पीपल के पेड़ की एज की बात करें तो 2500 टू 3000 ईयर्स। So student, that you can also see that banyan and people tree, and sometimes banyan tree is more bigger than people. So कभी कभी तो बनियन ट्री ही पीपल से बड़ा होता है, लेकिन फिर भी इसका लाइफ स्पेन कितना है 250 टू 300 ईयर्स। और अगर हम पीपल के पेड़ की बात करें तो इसका लाइफ स्पेन कितना है 2500 टू 3000 ईयर, ठीक है। तो इन तीनों एग्जांपल्स को देख करके हमें इतना तो समझ में आ गया कि जो लाइफ स्पेन है ऑर्गेनिजम्स का वो उसके शेप पर, उसके साइज पर और उसके कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इन तीनों एग्जांपल्स को देख करके हमें ये बात क्लियर हो जाती है। तो आखिर हम बात करते हैं कि जब इन तीनों फैक्टर्स पे ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पेन डिपेंड नहीं करता है तो आखिर किस फैक्टर पे ऑर्गेनिजम्स का लाइफ डिपेंड करता है। तो ऐसे 3 फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स जिसपे ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पेन है वो डिपेंड करता है। 3 फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर इज जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक्स। सेकंड फैक्टर इज environmental factor, second factor is environmental factor and third factor is हार्मोन्स। ये 3 फैक्टर जो है स्टूडेंट्स किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पेन को डिसाइड करते हैं। मींस हेरिडिटी और जेनेटिक्स, हार्मोन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। तो आप तो हम ऐसा लिख सकते हैं लाइफ स्पैन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, लाइफ स्पैन ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर हेरिडिटी और जेनेटिक्स, सेकंड फैक्टर्स हार्मोन्स एंड थर्ड फैक्टर इज environmental कंडीशन। स्टूडेंट्स ये 3 फैक्टर किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पेन को डिसाइड करते हैं। ये 3 मेन फैक्टर हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पेन को डिपेंड करते हैं, निर्धारित करते हैं, डिसाइड करते हैं। अगर हम बात करें हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी मीन्स होता है कि ऐसे कैरेक्टर्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, जो हमें हमारे इंसिस्टर से मिलते हैं, ठीक है, जो कि हमारे अंदर कौन कौन से कैरेक्टर आएंगे इस बात को डिसाइड करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। मीन्स हेरिडिटी को अगर आपको डिफाइन करने को बोला जाए तो आप बोल सकते हो द कैरेक्टर दैट कम अस फ्रॉम पेरेंट्स। ऐसे कैरेक्टर जो हमारे अंदर पेरेंट्स से आते हैं उन कैरेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी कैरेक्टर, ठीक है। और यही कैरेक्टर डिसाइड करते हैं हमारे बॉडी के सभी प्रोग्रामिंग्स को। जस्ट लाइक कि हम दिखने में कैसे होंगे,
हमारे खाने का तरीका क्या होगा, हमारे चलने का तरीका होगा, ये सारे कैरेक्टर्स कौन डिसाइड करता है? हेरिडिटी, डीएनए, जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है। ठीक है। और स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे अगर हम ह्यूमंस हैं तो हमारे अंदर ह्यूमंस का डीएनए है, और ह्यूमंस के डीएनए के अंदर कोडिंग है कि ह्यूमंस का जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 60 ईयर्स होगा। ठीक है। इसलिए कोई भी जो ह्यूमन है वो उसके आसपास एवरेज लाइफ 60 ईयर्स के एवरेज लाइफ स्पैन को अटेन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हम लोगों ने लाइफ स्पैन पर चर्चा कर ली, क्या कि लाइफ स्पैन होता क्या है। फिर हम लोगों ने चर्चा की कि लाइफ स्पैन सभी ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होता है, वेरी करता है। फिर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल से समझा कि कैसे वेरी करता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स लिए। फिर हम लोगों ने देखा कि लाइफ स्पैन कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, और फिर हम लोगों ने देखा कि लाइफ स्पैन कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने देखा कि लाइफ स्पैन हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, या जेनेटिक्स बोल सकते हैं, हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, और इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि इन्वायरमेंटल कंडीशन कहने से मतलब है कि जैसे कि अगर मैं जिस इन्वायरमेंट में रह रहा हूँ, अगर वो इन्वायरमेंट क्लीन है, एयर जो मैं सांस ले रहा हूँ वो प्योर है, खाना जो मैं खा रहा हूँ वो ऑर्गेनिक है, उसमें किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर का यूज नहीं हुआ है, तो मेरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिल्कुल सही चलेगी। और मैं अगर 60 इयर्स को अटेंड में अगर मेरा लाइफ स्पेन 60 इयर्स का होगा तो हो सकता है कि मैं फ्रेश एयर की वजह से, ऑर्गेनिक फूड की वजह से, और अच्छे अपने लाइफ स्टाइल के कारण 5 साल और अपनी लाइफ को अटेंड कर पाऊँ। ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि हेरिडिटी, हार्मोन और इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये तीनों ही चीज़ें हमारे लाइफ स्पेन को डिसाइड करती हैं। ठीक है। अब अपने हम मेन टॉपिक पर आते हैं। हमारा मेन टॉपिक क्या था स्टूडेंट्स? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन हम लोगों ने जाना, रिप्रोडक्शन क्या है? स्पेशल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग जानेंगे कि ऑर्गेनिजम्स किस किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, कितने वेज हैं ऑर्गेनिजम्स के पास रिप्रोडक्शन करने के। तो मेनली ऑर्गेनिजम्स दो तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ज़्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स नहीं है, वो ऑर्गेनिजम्स जनरली और सेक्सुअल टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स मीन्स जो हायर्स ऑर्गेनिजम्स है वो जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अटेन करते हैं, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा सेक्सुअल टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं जो कि उन्हें एडवर्स कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में रहने के लिए क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स। ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे, अपने चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर के मेन टॉपिक पर आते हैं, रिप्रोडक्शन पे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जैसे कि अभी मैंने बताया स्टूडेंट्स कि जनरली जो ऑर्गेनिजम्स है वो कितने टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं? दो तरीके से, एक असेक्सुअली और दूसरा सेक्सुअली। ठीक है। तो दो टाइप, एक असेक्सुअल और दूसरा जो टाइप है वो है सेक्सुअल। ये दो तरीके से ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते हैं। अब ये जो दोनों तरीके हैं रिप्रोडक्शन के, अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों तरीके में से जो मेन रिप्रोडक्शन है, वो मेन रिप्रोडक्शन के लिए या फिर रिप्रोडक्शन का कौन सा तरीका इन दोनों में से ज़्यादा बेटर है, तो आप अपने तरीके से जवाब दे सकते हैं। और दोनों में से कोई भी तरीका सही है और आप अपने तरीके से जवाब दे सकते हैं। दोनों के अपने ही अपने एडवांटेजेस हैं। लेकिन अगर हम गौर करें ज़्यादा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर बेटर देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी भी चर्चा की कि जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनके ऑफ स्प्रिंग से अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं जो उन्हें एडवर्स कंडीशन में या अनफेवरेबल कंडीशन में रहने के लिए क्या करते हैं? अनुकूल बनाते हैं, फेवर करते हैं। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर बेटर देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन हम दोनों ही वेज को, दोनों ही तरीकों को पढ़ेंगे एक एक करके। लेकिन पहले हम लोग पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
या फिर उससे पहले हम लोग असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर जान लेते हैं। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट के द्वारा किया जाता है, मीन्स ये एक यूनिपेरेंटल प्रोसेस है, इसमें मेल और फीमेल नहीं होता है, ठीक है, जो सबसे बड़ा अंतर है। और अगर वही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बाय पेरेंटल प्रोसेस है और इसमें दो पेरेंट की जरूरत पड़ती है, वन मेल एंड सेकेंड इज फीमेल, मीन्स इट इज एन यूनिपेरेंटल प्रोसेस एंड इट इज अ बाय पेरेंटल प्रोसेस। फर्स्ट मेजर डिफरेंस, अगर हम सेकंड मेजर डिफरेंस की बात करें कि रिप्रोडक्शन के लिए हमें हमेशा गैमेट की जरूरत होती है। गैमेट मीन्स जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स ले ह्यूमन का, तो ह्यूमन में मेल और फीमेल होता है, तो मेल गैमेट मीन्स हो गया स्पर्म और फीमेल गैमेट मीन्स हो गया ओवम। तो इसमें और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब पेरेंट्स ही नहीं होते हैं तो फिर गैमेट कहाँ से आएगा, क्योंकि इसमें तो मेल भी नहीं है और फीमेल भी नहीं है, तो ये तो यूनिपेरेंटल प्रोसेस है। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये इसमें ना गैमेट का फ्यूजन होता है और ना ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मीन्स ना गैमेट बनता है और ना ही उनका फ्यूजन होता है, मीन्स फर्टिलाइजेशन इज नॉट ऑकर इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बायपेरेंटल प्रोसेस है, मीन्स इसके अंदर मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, इसलिए इसके अंदर गैमेट बनता भी है, गैमेट का फ्यूजन भी होता है, ठीक है, और मीन्स गैमेट बनता भी है और गैमेट का फ्यूजन भी होता है, मीन्स फर्टिलाइजेशन भी होता है, ठीक है। तो दो अंतर। तो अब हम लोग इसका असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं, ठीक। सबसे पहले इधर असेक्सुअल और इधर सेक्सुअल। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हम ऐसा बोल सकते हैं, इट इज एन यूनी पेरेंटल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? यूनी पेरेंटल प्रोसेस है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इट इज अ बाय पेरेंटल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? एक बाय पेरेंटल प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरा जो मैंने आपको डिफरेंस बताया, अगर यूनिपेरेंटल प्रोसेस है मतलब इसके अंदर कितना पेरेंट इन्वॉल्व है? सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है। और ये बाय पेरेंटल प्रोसेस है मतलब इसके अंदर कितना पेरेंट इन्वॉल्व है? दो पेरेंट इन्वॉल्व है। तो अगर हम इसका दूसरा डिफरेंस देखें तो दूसरा इधर इसका डिफरेंस है फॉर्मेशन एंड फ्यूजन, formation and fusion of gametes are not occur, ठीक है। मीन्स इनके बीच में गैमेट का फॉर्मेशन और फ्यूजन जब बनता ही नहीं है तो फिर फ्यूजन कैसे होगा, क्योंकि यूनिपेरेंटल प्रोसेस है। वही अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन of gametes are occur। ये दूसरा मेजर डिफरेंस हो गया इनके बीच में, और ये दोनों बहुत ही मेजर डिफरेंस है, ठीक है। अब हम लोग तीसरा डिफरेंस लिखते हैं कि इन दोनों के सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीसरा डिफरेंस कौन सा है। अगर हम बात करें तीसरे डिफरेंस की, तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, मतलब दिखने में और जेनेटिकली मतलब इनका जो डीएनए वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल मिलता जुलता रहेगा, क्योंकि ये एक यूनिपेरेंटल प्रोसेस है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, द offspring of an asexual reproduction is morphologically and genetically
जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। और अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि इसके अंदर तो दो डीएनए आता है, तो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली एकदम इसको हम सिमिलर वर्ड से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम इसको आइडेंटिकल लिखें। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। और इसमें हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें दो डीएनए होता है, वन फ्रॉम मेल साइड एंड वन फ्रॉम फीमेल साइड, तो नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, द ऑफस्प्रिंग of a sexual reproduction is morphologically and genetically not similar, not identical to their parents, is not identical to their parents. Third major difference. And fourth major difference is asexual reproduction is very fast process and sexual reproduction is very slow process. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वेरी फास्ट प्रोसेस है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लो प्रोसेस है। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर अमीबा को रिप्रोडक्शन करना हो तो अमीबा या बैक्टीरिया या ईस्ट अगर रिप्रोडक्शन करना हो तो कुछ ही घंटे के अंदर ये रिप्रोडक्शन कर लेते हैं और अपने जैसे एक नए ऑफस्प्रिंग को क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लेते हैं। लेकिन अगर वही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन को अपने एक बेबी को प्रोड्यूस करने में कम से कम 9 मंथ का समय लगता है। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ पा रहे हैं कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। तो लिख सकते हैं इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस, वेरी फास्ट प्रोसेस। इसमें लिख सकते हैं इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, इसके अलावा इट इज वेरी सिंपल प्रोसेस, वेरी सिंपल प्रोसेस। इट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, और लास्ट, चूंकि ये प्रोसेस जल्दी हो जाता है इसलिए इसके अंदर हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है और इस प्रोसेस को होने में काफी समय लगता है, इसलिए इसमें हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इट इज लो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, और इसमें हम बोल सकते हैं इट इज हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में कुछ मेजर डिफरेंस थे जो आज हम लोगों ने पढ़ा। और आज के लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं और कल स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।